आज भारत बंद का असर जो है मिला जुला असर कई जगहों पर, कई इलाकों में, कई शहरों में दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमने दिखाया आपको कि किस तरह से कुछ जगहों पर जो लोग बंद में शामिल नहीं हो रहे हैं उनको भी जबरदस्ती शरीक करने की कोशिश की जा रही है। टाटा 407 सड़क पर से गुजरती हुई नजर आती है और ऐसे में जो एहतजाजी हैं, जो लोग मुजाहरा कर रहे हैं, वो उसको रोकते हैं। उसके बाद उसके टायर में हवा निकालने की कोशिश की जाती है ताकि वो ट्रक जो है वो आगे ना बढ़ पाए। इसके अलावा हावड़ा में हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि हावड़ा में ट्रेन को रोका गया। जैसे ही ट्रेन रास्ते से गुजर रही थी, ट्रैक पर लोग जमा हो जाते हैं। इस तादाद में वो इकट्ठा होते हैं कि मजबूर हो जाता है और ट्रेन को रोकना पड़ जाता है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर हमने देखा है कि लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आंध्र प्रदेश की दरअसल वो तस्वीरें थी जहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। नारेबाजी भी की जा रही है, पोस्टर्स के साथ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और कुछ मुद्दों को लेकर दरअसल ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसमें एनआरसी, एनपीआर का एक बड़ा मुद्दा भी है, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। भारत बंद की कॉल दी गई है। ये असर आप देख सकते हैं, खासकर पश्चिमी बंगाल में उसका असर काफ़ी दिखाई दे रहा है। और देखा हमने कि बस जो हैं वो भी सड़कों से नदारद हैं। बहुत कम तादाद में बसेस जो हैं वो सड़क पर नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर असर जो है वो दिखाई दे रहा है। बैंकिंग के कामकाज पर काफ़ी ज़्यादा असर आज देखा जा सकता है। चाहे चेक क्लियरेंस हो, चाहे जमा करना हो, चाहे निकालना हो, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं बैंक की सर्विस की, इन पर भी काफ़ी असर देखा जा सकता है। और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, यानी कि कल 9 तारीख में और परसों 10 तारीख में भी ये असर हो सकता है कि आपको एटीएम में कैश के किल्लत का सामना करना पड़े, क्योंकि बैंक का जो मर्जर किया जा रहा था उसके खिलाफ बहुत सी तंजीमें, खासकर बैंकिंग सेक्टर की कुछ तंजीमें हैं जो मुखालफत दर्ज करा रही हैं। और यहाँ पर 6 तंजीमें हैं बैंकिंग की जो सड़कों पर उतरी हैं, जो इस मर्जर के खिलाफ हैं। और ये मर्जर का फैसला दरअसल मरकज़ी हुकूमत की तरफ से किया गया था, चूँकि हम देख रहे हैं कि इकनॉमी की जो हालत है, उसके साथ ही जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी, और जिस तरह के कल आदत शुमार है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि टस से मस होती हुई दिखाई नहीं दे रही है जीडीपी। साथ ही जो इकोनॉमी की हालत है, इसका असर बैंकों के ऊपर भी पड़ रहा है और बैंकिंग बुरे दौर में अपने है। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत को ये लगता है कि बैंकों का मर्जर एक सफल तरीका हो सकता है बैंकों की हालत में सुधार लाने का। लिहाजा ये मर्जर की जो प्रोसेस है वो की गई और कई बैंकों का विलय होते हुए भी हमने देखा। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर के ही लोग हैं, जो बैंकों में कामकाज करने वाले लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसा कि हमने बताया कि 6 तंजीमें हैं। ये 6 तंजीमें ऐसी हैं जो इस मर्जर के खिलाफ हैं। कहीं ना कहीं उनकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सरकार की अपनी दलीलें हैं। तो ये एहतजाज की तस्वीरें थी। 25 करोड़ लोगों के जुटने का इम्कान आज जताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेएनयू के मामले पर अब बात करेंगे। जेएनयू कैंपस में जेएनयू के कैंपस में दीपिका पादुकोण, आयशी घोष के साथ दीपिका, कन्हैया कुमार के साथ दीपिका, वामपंथी नेताओं के साथ दीपिका, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दीपिका, फिल्म हिट कराने के लिए कुछ भी, छात्रों का समर्थन या फिल्म प्रमोशन,
ये समर्थन तो फिल्मी है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दिल्ली के जेएनयू कैंपस में बाया महाज के हिमायती तलबा की हिमायत में शामिल हुई। इस दौरान कन्हैया कुमार और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सदर आयशी घोष मंच पर मौजूद रहीं। दीपिका की फिल्म छपाक जुमे को रिलीज होने वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये तलबा की हिमायत थी या फिर फिल्म का प्रमोशन। जेएनयू कैंपस में तलबा की मुखालिफत और नारेबाजी के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मौजूदगी कुछ लोगों के लिए हैरानी का सबब थी तो कुछ लोगों के लिए गुस्से का। गुस्सा इसलिए कि बहुत से लोगों को दीपिका का यूं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होना रास नहीं आया, और हैरानी इसलिए कि एहतजाज कर रहे तमाम तलबा को खबर ही नहीं थी कि यहाँ दीपिका उनकी हिमायत में आने वाली हैं। मंगल को दीपिका पादुकोण तलबा की हिमायत में अचानक जेएनयू कैंपस जा पहुंची। दीपिका यहां शाम 7:45 पर जेएनयू कैंपस पहुंची और करीब 10 मिनट तक कैंपस के अंदर रुकी। उस वक्त जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सदर आयशी घोष भी मंच पर मौजूद रही। इस दौरान नारेबाजी भी हुई। जहां दीपिका खड़ी थी वहीं पास में ही जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार नारेबाजी में मसरूफ थे। इस दौरान दीपिका ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। बाद में जब कन्हैया से इस ताल्लुक में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब ऐसा था कि उन्हें पता ही न हो। तलबा के इस एहतजाज में सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी, सीपीआई लीडर डी राजा भी शामिल हुए। दीपिका इन दिनों अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन में बिजी हैं। उनके जेएनयू से जाते ही सोशल मीडिया पर छपाक की मुखालिफत होने लगी। ट्विटर पर #बॉयकॉट छपाक ट्रेंड करने लगा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दीपिका के एहतजाज में शामिल होने पर नाराजगी जताई। बीजेपी लीडर तेजेंद्र सिंह बग्गा ने ट्वीट कर दीपिका और उनकी फिल्म छपाक का बॉयकॉट करने की बात कही है। इसी के साथ बहुत से लोग दीपिका की हिमायत में भी उतर आए और #I stand with दीपिका भी ट्रेंड करने लगा। वहीं जेएनयू तलबा यूनियन ने एहतजाज में शामिल होने पर दीपिका की तारीफ की। जेएनयू में तलबा पर हमले की मुखालिफत में मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज हुआ, जिसमें बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों और तलबा ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले पीर को मुंबई में हुए एहतजाज में भी बॉलीवुड से जुड़े कई कलाकारों और फिल्म प्रोड्यूसर्स ने भी शिरकत की और तलबा की हिमायत की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुंबई पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाने वाली लड़की महक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं महक ने एक वीडियो जारी करके इस मसले में सफाई भी पेश की है। महक पीर को जेएनयू में हुए तशद्दुद के खिलाफ एक एहतजाज में शामिल हुई थी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ हुए एहतजाज में फ्री कश्मीर के पोस्टर को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। मुंबई पुलिस ने फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाने वाली महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ कोलाबा थाने में केस दर्ज किया है। फ्री कश्मीर के पोस्टर पर महक ने एक बार फिर सफाई दी है। महक का कहना है कि वो जमहूरियत में यकीन करते हुए एहतजाज में शामिल हुई हैं। उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। When I saw this placard, the first thing that came in my mind was हम यहाँ पे है to talk about basic constitutional rights का freedom. And right now, because of the internet shutdown that is there since last 5 months, that right is completely gone for people of Kashmir. और बस यही ख्याल से मैंने वो पोस्टर उठाया। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। गेटवे ऑफ इंडिया पर बगैर इजाजत एहतजाज पर भी मुंबई पुलिस 31 लोगों के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने भी इस मामले की शिकायत की थी। वहीं जेएनयू तशद्दुद को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 3 जनवरी को जेएनयू के सीसीटीवी सर्वर को तोड़े जाने से क्राइम ब्रांच को तशद्दुद के मुल्जिमीन की पहचान कर पाने में मुश्किल हो रही है।
इस मामले में पुलिस ने तशद्दुद और एहतजाज में शामिल स्टूडेंट यूनियन सदर आयशी घोष के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है। पुलिस फेस रिकॉग्निशन तकनीक से नकाबपोशों की पहचान करने में लगी हुई है। यूनिवर्सिटी के गार्ड्स और टीचर्स से भी पूछताछ की जा रही है। JNU के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने तलबा से तशद्दुद भुलाकर नया आगाज करने की अपील की है। आज वजारत बराए इंसानी वसाइल की तरक्की के अफसरान भी JNU के वाइस चांसलर से ताज़ा तनाज़े पर बात करेंगे। Violence is not the solution. We will find every opportunity to make sure that normalcy returns to the university. I am glad to inform you that the data servers have become functional now. JNU में हुए तशद्दुद की मुखालिफत में मंगल को भी मुल्क के कई शहरों में एहतजाज हुआ। बेंगलुरु में बड़ी तादाद में तलबा ने कैंडल मार्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के JNU में हुए तशद्दुद के बाद अहमदाबाद में भी खुलेआम मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान हिंदू रक्षा दल ने JNU हमलावरों की हिमायत करते हुए ये जिम्मेदारी खुद पर लेकर दिल्ली पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इतवार की शाम दिल्ली के JNU में हुए नकाबपोश हमले की मुखालफत में मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इस दौरान गुजरात के अहमदाबाद में ABVP के खिलाफ मुजाहरे के दौरान NSUI कारकुनान के साथ जमकर मारपीट की गई। इस दौरान पुलिस ने भी एहतजाजियों पर जमकर हाथ साफ किए। हमलावरों के तशद्दुद भरे अंदाज से सहाफी भी नहीं बच पाए और वो अपनी जान की खैर मांगते नजर आए। दिल्ली के बाद अहमदाबाद में हुए ऐसे हमलों के लिए जिग्नेश मेवानी ने ABVP को जिम्मेदार बताया है। गुजरात से आजाद MLA ने कहा कि ये इक़्तिदार का नशा है जिन्हें हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है। इनको इस बात का आश्वासन है कि कल हम दादागिरी करेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर भी सत्ता के स्थान पर हमारे लोग बैठे तो हमको कुछ नहीं होगा, हमारा बाल बाका नहीं होगा। इस बात का उनको गारंटी है, इसलिए इतना ये चर्बी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी के सवाल को तोड़ दिया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार का छात्र नौजवानों का जो रोष है, जो गुस्सा है, वो तो निकलने वाला है। JNU हमले को लेकर हिंदू रक्षा दल के ओहदेदार होने वाले पिंकी चौधरी ने सनसनीखेज दावा किया है। हमलावरों की हिमायत करते हुए उसने खुद हमले की जिम्मेदारी ली है। फासिज्म के स्टेप्स के अंदर से ये भी एक तरीका है, गुंडागर्दी, धौंस, धांधली, जुल्म, ये भी फासिज्म के स्टेप्स से है। और कल परसों जो JNU के अंदर हुआ वो दरअसल वही है। और अगर किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल की है तो जाहिर है कि वो खुलकर आ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ में कार्रवाई। JNU में हुए हमले के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में मुजाहरा हो रहा है। NCP की तलबा यूनियन ने ABVP को पाबंद करने की मांग की है। तो हमले के खिलाफ तमिलनाडु और कर्नाटक में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस दौरान उनका कहना है कि आइन बचाने की जिम्मेदारी जब तलबा के कंधों पर आन पड़ी है तो वे इसे आखिरी सांस तक निभाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाद JNU और अब अहमदाबाद के तलबा पर हमले इंतजामिया के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के साथ यूपी पुलिस के सामने JNU हमला मामले पर आ पड़ा है। PFI के इनकार के बावजूद उसको पाबंद करने की कोशिश में लगी इंतजामिया हिंदू रक्षा दल पर क्या एक्शन लेती है। यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला ये शख्स खुलेआम JNU हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। CAA के खिलाफ लगातार हो रहे मुजाहरे को लेकर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पायरेटेड एहतजाज की हिमायत ना करें। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सच का साथ देने की अपील की।
एक जानिब जहां शहरियत तरमीम कानून की पुरजोर मुखालफत हो रही है तो वहीं कुछ लोग इस कानून की हिमायत में भी नजर आ रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम तबके के लोगों के हाथों में CAA सपोर्ट मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम हूं लिखी हुई तख्तियां लेकर DM दफ्तर पहुंचे और शहरियत कानून का दिफा किया। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को CAA की मुखालफत में मुजफ्फरनगर में जबरदस्त हंगामा हुआ था, लेकिन इसके बाद अब कुछ मुस्लिम तबके के लोग इन कानून की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। हम भारतीय मुस्लिम महिलाएं हैं और हम लोग CAA के साथ हैं। कोई दबाव तो नहीं आप? नहीं, हम लोगों के पर कोई दबाव नहीं है। हमें लगता है कि CAA सही है और मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो लोगों को शुरू से ही समझाते आए हैं कि इसके विरोध में मत रहो। अब नहीं समझना चाहता कोई, हम कैसे समझाएं किसी को। 13 और 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद यूनिवर्सिटी में चल रहे एग्जाम को भी टाल दिया गया था और 5 जनवरी तक यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था। अब जामिया यूनिवर्सिटी फिर से खुल गई है और जामिया इंतजामिया ने कहा है कि रुके हुए सेमेस्टर के एग्जाम 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। जब जामिया में बवाल हुआ उस वक्त कसीर तादाद में तलबा व तलिबात अपने घर चले गए थे जो अब एग्जाम के लिए वापस आ रहे हैं। हालांकि जामिया के बाहर CAA और NRC को लेकर एहतजाज अभी भी जारी है। तो किसी का 9 से एग्जाम है, किसी का 30 से है, किसी का 28 से है, किसी का 18 से है। तो तैयारी ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ रेड फॉर रेवोल्यूशन में, और यूनिवर्सिटी भी खुल गए, बच्चे आ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं बच्चे। जामिया की सारी लाइब्रेरी बंद है जी। इंशाल्लाह तैयारी पूरी है। सर मेरा नाम मखदूम रजा है और मैं कलेक्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। नेशनल लॉ की एग्जाम होती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हम लोग की तैयारी थी, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ थे जो एहतजाज में हिस्सा लेते थे, तैयारी सबके अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और अपने तैयारी के साथ साथ हम एहतजाज भी कर रहे हैं। और जो हमारा एहतजाज होता है पूरा अपने तरीके से होता है। हम एहतजाज के दौरान बच्चों से आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट से? देखिए, बच्चे खुद एग्जाम देना चाहते हैं और बच्चों की तरफ से बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा भी गया कि भाई आप लोग सर एग्जाम कराइए और हम लोग सब देने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि एग्जाम हम टाइम से कराएंगे और हमने इसीलिए 9 तारीख से जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके ज्यादातर एग्जाम्स हमारे होंगे और 16 तारीख से जो है उसमें जो डेट शीट आई है उसके हिसाब से 16 तारीख से जो मेजर हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जिसमें ज्यादा संख्या है बच्चों की, उनके एग्जाम्स होंगे। और अभी जो है वो जो एकेडमिक वर्क है वो नहीं होगा, यानी क्लासेज अभी नहीं होंगी इवन सेमेस्टर की, वो जो है इन एग्जाम्स के बाद शुरू होंगी। तो इसीलिए ये रखा गया ताकि जो बच्चे इस सब जो भी वाकये हुए उसके बाद स्ट्रेस में थे और उसको धीरे धीरे हम जो है उनके लिए एक ऐसा माहौल उनको दें कि आसानी से वो अपना एग्जाम भी दे दें और उसके बाद जो है वो क्लासेस भी करें। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर जबरदस्त हंगामा हुआ था। पुलिस पर इल्जाम लगा कि उसने जामिया की लाइब्रेरी को तोड़ दिया। उसी दिन से लाइब्रेरी बंद है। अब जामिया यूनिवर्सिटी फिर से खुल गई है और 9 जनवरी से यहां रुके हुए एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में जामिया के ही कुछ तलबा ने ओपन लाइब्रेरी शुरू की है जो सड़क पर ही चल रही है। यहाँ रोजाना सैकड़ों बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। क्या मकसद है इस ओपन लाइब्रेरी को खोलने का, इसी को लेकर हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रजा ने तलबा से बात की। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को जो हुआ वो सबने देखा और उसी दिन ये भी पुलिस पर आरोप लगे कि वो लाइब्रेरी के अंदर घुसी थी और वहां पर तोड़फोड़ हुई जिसके बाद से लाइब्रेरी बंद है। लेकिन जामिया में अब ये नजर आ रहा है कि एक तरीके से कुछ स्टूडेंट ने लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू की है क्योंकि 9 तारीख से अगर देखा जाए तो एग्जाम भी है। तो कुछ किताबें भी एक दूसरे की मदद से इन्होंने इकट्ठा की है और ये कोशिश की जा रही है क्योंकि लाइब्रेरी अभी भी बंद है। वहाँ जब तोड़फोड़ हुई थी कि अगर कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट यहाँ पर आकर तो पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है साहिल और उनके साथी जिन्होंने शुरुआत की है। साहिल, आपका मकसद क्या है, क्यों आपके जहन में आया, किस तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए? देखिए, पढ़ाई हमारा मौलिक अधिकार है और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए 15 तारीख को जैसे आपको मालूम हो हमारी लाइब्रेरी को ध्वस्त कर दिया गया था, तो 24 तारीख को हमने सोचा कि हमारा आंदोलन भी जारी रहना चाहिए और हमारी पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए हमने 24 तारीख को ये शुरू किया। उसके अलावा इसका नाम हमने रखा है रीड फॉर रेवोल्यूशन, क्योंकि गांधी जी ने हमको सिखाया है कि किस तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहिए। तो हमने 25 तारीख को गांधी जी की हिंद स्वराज के 2 चैप्टर का पाठ किया। उसमें हमने हिंदू मुस्लिम एकता और सत्याग्रह पे बल देते हुए किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है उस चीज पे हमने यहाँ पाठ किया, चर्चा करी।
और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई से ही रैशनल थिंकिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और लोग किताब पढ़ने वालों से डरते हैं, इसलिए हम पढ़ाई पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। 9 तारीख से एग्जाम भी है और 16 से भी, क्योंकि अधूरे छूट गए थे आप लोगों के एग्जाम, उसके लिए किस तरह की कोशिश है? बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीजें रहती है? बच्चे आ रहे हैं, सब लोग आते हैं, अपनी किताबें लेके हमारे साथ बैठते हैं। कुछ लोग जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो अपनी करंट अफेयर्स की नोटबुक लेके आते हैं, रोज यहाँ बैठते हैं, अखबार में से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से अपने करंट अफेयर नोट करते हैं, बातचीत करते हैं और आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं कि हम इस तरीके को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। रिस्पॉन्स कैसा है? स्टूडेंट आते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैसा रिस्पॉन्स रहता है दिन भर? यहाँ पर मतलब काफी स्टूडेंट्स आते हैं रोज। अगर हम एक दिन अगर रिकॉर्ड किया जाए, रिकॉर्ड रखा था हमने, तो 200 से 300 लोग आ जाते हैं दिन भर में। अगर एक बार में आप देखिएगा 15-20 स्टूडेंट्स हर वक्त आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे। तो दिन भर में जो हमारा सेशन है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का है, तो उस दौरान 200 से 300 लोग अभी बंद ही है पूरी, हमारी सारी लाइब्रेरीज बंद है, रीडिंग हॉल्स अभी बंद है, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। बिल्कुल, एक कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है सड़क पर, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, सबको पता है। जाहिर सी बात है, जो एग्जाम है वो भी होने वाले हैं, परसों से शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए पढ़ाई की किस तरह से व्यवस्था हो, इसी की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी मीडिया के दिल्ली से मैं शुएब रजा। और मरकजी हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद CAA के खिलाफ जारी मुजाहरे का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। हैदराबाद में तारीखी मिलेनियम मार्च के बाद अगले जुमे को भी खामोश मार्च का ऐलान किया गया है। इस दौरान बाबा कौम के यौम वफात के मौके पर भी इंसानी चेन बनाने का फैसला लिया गया है। ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी CAA में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। आवाम का जब सैलाब आता है तो बड़े बड़े पहाड़ वो बह जाते हैं तिनकों की तरह। तो अमित शाह को अभी आवाम के सैलाब का कभी सामना नहीं हुआ। CAA को लेकर मरकजी वजीर दाखिला के सख्त रुख के बाद हैदराबाद के मजहबी रहनुमाओं ने आईनी जवाब दिया है। आइंदा जुमे को मुनाकिद एहतजाज की तैयारियों पर बात के दौरान मुंतज़मीन ने गलत बयानी का इल्ज़ाम भी लगाया। तो उधर केरल पहुंचे बीजेपी तर्जुमान GBL नरसिम्हा राव ने इसे लेने नहीं, शहरियत देने वाला कानून बताया। CAA लाकर आवाम के सैलाब को दावत दी है और उनको मानना पड़ेगा और उनको झुकना पड़ेगा। और वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो ऐवान में कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह रहे हैं, आवाम के सामने कुछ कह रहे हैं, झारखंड में कुछ कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड पर कुछ कह रहे हैं। तो ये सब तजाद बयानी है इनकी। Any risk to his citizenship under the CAA? Tell me, one citizen of Kerala will not be affected by the CAA, Citizenship Amendment Act. One citizen of India will not be affected by Citizenship Amendment Act, because this act is not about citizens of India. This is not about people of India. This is about citizens of Pakistan, citizens of Bangladesh, who have actually been persecuted for religious reasons. आइंदा 10 दिसंबर यानी जुमे के दिन होने वाले एहतजाज की तैयारियों का मीटिंग में जायजा लिया गया। इस मौके पर सभी तबके के रहनुमाओं ने आम लोगों से आइन बचाने के लिए पुरअमन मुजाहरे में शामिल होने की अपील की। जुमा 10 जनवरी की रैली के सिलसिले में तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। इस रैली में तमाम तबकात से, तमाम मज़ाहिब के लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस मुल्क के सेकुलरिज्म और इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए आप बड़ी तादाद में शरीक हों। 10 जनवरी जुमे के दिन ठीक 2 बजे तमाम हिंदुस्तानियों से अपील है कि वो पहुंच जाए और हिंदुस्तान की जमहूरियत को, कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को बचाने के लिए सब आ जाएं और एक आवाज़ में होकर ये बताए कि हम सब एक है और हम सब मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंशाअल्लाह बचाएंगे। इंतज़ामिया की मीटिंग में पहुंचे MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने भी इसकी हिमायत की। इस दौरान उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम वफात के मौके पर इंसानी चैन बनाने का ऐलान किया। 30th of January, which is the day on which
Mahatma Gandhi was assassinated, on that day it was decided that from Mohammadi Line flour mill right up to Bapu Ghat, there will be a human chain, a silent protest. Each and every Indian will be holding their hands, and this is the 3 decisions that have been taken. पार्लियामेंट से नए शहरियत तरमीमी बिल पास होने के बाद से हैदराबाद में लगातार पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं। गुज़िश्ता जुमे को तारीखी मिलेनियम मार्च के बाद आइंदा जुमे को भी खामोश मुजाहरा मुनक्किद किया जाएगा। यह सिलसिला फिलहाल बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम वफात तक रुकता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने कल निर्भया के गुनहगार अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया। 22 जनवरी की सुबह उन्हें फांसी दी जाएगी। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फांसी के दिन क्या होगा, कैसे फांसी दी जाएगी। कैदी नींद से जागने से लेकर फांसी के तख्ते तक क्या क्या होता है, जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़े से बड़ा मुजरिम हो, खूंखार से खूंखार जालिम हो, अगर उसे अपनी मौत का वक्त पता चल जाए तो वो भी बुरी तरह से थर थर कांपने लगता है। ऐसी ही हालत निर्भया के गुनहगारों की भी हो रही होगी। निर्भया के चारों कसूरवारों को तिहाड़ जेल नंबर 3 में फांसी दी जाएगी। फांसी देने के लिए तिहाड़ जेल में अलग से कोई जल्लाद नहीं है, जल्लाद को बाहर से ही बुलाया जाता है। जराये के मुताबिक तिहाड़ जेल मेरठ के जल्लाद को राब्ता करेगी। मेरठ में रहने वाले जल्लाद पवन फांसी देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनके पास ऑफिशियली किसी ने राब्ता नहीं किया है। पहले आपको क्या लेटर मिला था, क्या था? पहले लेटर मुझे कोई नहीं मिला, कोई आदेश नहीं था मेरा, क्योंकि 16 दिसंबर को जो रद्द हो गई थी वो। 16 दिसंबर को जी। तो उसमें आपको तैयार रहने के लिए कहा गया? तैयार रहने के लिए कहा था मुझे। उस लेटर में तैयार रहने के लिए कहा गया था? लेटर नहीं मिला था मुझे इसका। जेल प्रशासन को मिला? केवल मुझे वैसी सूचना मिली थी कि आप तैयार रहिए। अब सुनिए फांसी देने से पहले किन कामों को अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले फांसी के फट्टे यानी तख्ते और रस्सी की मजबूती की जांच की जाएगी। कैदी के 1.5 गुना वजन की डमी से टेस्ट भी होता है। रस्सी और फांसी घर को चेक किया जाता है। जेल मैनुअल में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि रस्सी नई ही होनी चाहिए, लेकिन ये जरूर लिखा है कि रस्सी कैसी हो, कितनी लंबी हो। इसमें डॉक्टर की भी सलाह ली जाती है। 3 तरह के फट्टे या टेबल होते हैं जिन पर फांसी दी जाती है। ये कैदियों के वजन के हिसाब से होते हैं। भारत की तारीख में पहली बार 4 कसूरवारों को एक साथ फांसी दी जाएगी। अब तक एक साथ 2 से ज्यादा मुजरिमों को फांसी दी गई है। अब सुनिए फांसी की सुबह फांसी से ठीक पहले क्या क्या किया जाता है। कैदी को नींद से जगाया जाता है। नहाने वगैरह के बाद अगर वो अपने मजहब के मुताबिक ईश्वर की पूजा करना चाहे तो करने दिया जाता है। उसे हल्का नाश्ता भी दिया जाता है। कैदी से आखिरी इच्छा भी पूछी जाती है। कैदी के आसपास 10 से 12 हथियारबंद गार्ड भी होते हैं। कई बार कैदी को बाकायदा कंधे से उठाकर ले जाया जाता है, क्योंकि मौत के डर की वजह से उसके पैर तक कांप रहे होते हैं। फांसी घर के बाहर कैदी के चेहरे को काले कपड़े से ढका जाता है ताकि वो डरे नहीं। ये जेल के कानून का हिस्सा है। फांसी के तख्ते पर खड़ा करने के बाद जल्लाद कैदी के दोनों पैर और हाथ रस्सी से बांध देता है। जल्लाद कैदी के गले में फांसी का फंदा डालता है। पहला फंदा ढीला रखा जाता है। उसके बाद मेडिकल टीम रस्सी चेक करती है। इसके बाद जल्लाद और कैदी के अलावा फांसी के तख्ते पर मौजूद सभी लोगों को नीचे आने का हुक्म दिया जाता है। जल्लाद फांसी के फंदे को कसता है। जैसे ही फांसी का तय वक्त के मुताबिक हुक्म दिया जाता है, जल्लाद लीवर खींच देता है। करीब आधे घंटे तक कैदी को फांसी पर लटकाया जाता है। फिर मेडिकल टीम जब तय कर लेती है कि कैदी मर चुका है तो उसके जिस्म को नीचे उतारा जाता है। फांसी देने के बाद कैदी का डेथ सर्टिफिकेट मेडिकल टीम जारी करती है। जेल सुपरिटेंडेंट डेथ सर्टिफिकेट को ब्लैक वारंट के साथ नत्थी करके वापस कोर्ट भेज देता है। पवन जल्लाद चारों लोगों को एक साथ कैसे फांसी देगा, इसके लिए वो तैयार है। तैयारी करके जब जैसे कि वो वेट करेंगे चारों का, जैसे भी जो है ट्रायल देखेंगे, इसका रस्ते से चेक करेंगे और तख्ता वगैरह चारों क्या करें, चारों वाले 2-2 करके लिए लेंगे।
जेल मैनुअल के हिसाब से लाश को पूरे एहतराम के साथ कैदी के परिवार तक एम्बुलेंस से भिजवाया जाता है। अगर सुपरिटेंडेंट को लगता है कि बॉडी परिवार को देने के बाद माहौल बिगड़ सकता है तो वो उसके हैंडओवर के लिए पाबंद नहीं है। जेल में आखिरी रसूमात अदा कर सकता है। पवन जल्लाद का कहना है निर्भया के गुनाहगारों की फांसी से मुल्क में कड़ा पैगाम देगा। परिवार के लिए जो मेरे 125 करोड़ वासी है मेरे, जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, ये ऐसे जो है निर्भया कांड करते हैं, बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, तो उनको तो फांसी होनी चाहिए। और मैं भी एक माता पिता होने के जो नाते से कह रहा हूँ, मैं जो मेरे बहन भाई है, मेरे बुजुर्ग हैं, उनको भी खुशी होगी और मुझे भी बड़ी खुशी होगी। और जो उस लड़की के माता पिता जिनके साथ रेप हुआ था, चलती बस में रेप हुआ था, निर्भया ना करा था, चारों नहीं है, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, उन माता पिता को बड़ा सुकून मिलेगा कि उनको मैं अपने हाथों से लगता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान की राजधानी तेहरान के पास बड़ा हादसा हुआ है। तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। बोइंग 737 जेट एक तकनीकी खामी की वजह से हादसे का शिकार हो गया। बोइंग 737 जेट हादसे में जो लोग थे, तकरीबन 167 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईरान में वाक़े खुमैनी हवाई अड्डे के पास मुसाफिरों से भरा तैयारा क्रैश हो गया। कहा जा रहा है कि ये तैयारा यूक्रेन के लिए जा रहा था। तैयारे में दरअसल यूक्रेन का ये तैयारा था और तैयारे में करीब 180 मुसाफिर सवार थे। ये ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए, जब प्लेन में 180 लोग सवार थे और प्लेन जैसे ही अपनी रफ्तार बढ़ता है और टेक ऑफ के लिए हवा में उड़ता है और तभी उड़ते के दरमियान ही हादसे का शिकार हो जाता है और ये ज़मीन पर गिर जाता है। गिरते के साथ ही जहाज़ में आग लग जाती है और जो खबर अभी आ रही है, शुरुआती खबर के मुताबिक तकरीबन 167 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये बोइंग 737 है जो कि यूक्रेन का दरअसल बताया जा रहा है। हालांकि ये जो तैयारा जहां पर हादसे का शिकार हुआ है, दरअसल ये तेहरान इलाका है। तेहरान जो कि राजधानी है ईरान की, यहाँ पर यह हादसे का शिकार हुआ है। बोइंग 737 जेट था ये, इसमें तकनीकी खामी आई थी। तो 180 लोग, दरअसल इसमें क्रू मेंबर की टीम को भी अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो 180 लोग इसमें सवार थे और अपडेट इस पर यह है कि अब तक 167 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। उड़ान भरने के दौरान ही इसमें एक तकनीकी खामी आती है और इसी खामी की वजह से ये जहाज़ जो है वो पूरी तरह से उड़ भी नहीं पाता और हादसे का शिकार हो जाता है और उसी दौरान 167 लोगों के मारे जाने की खबर अब मिल रही है। तो यूक्रेन का ये तैयारा दरअसल बताया जा रहा है जिसका नाम था बोइंग 737। यूक्रेन का ये तैयारा था। साथ ही ईरान की राजधानी तेहरान के पास ये दरअसल हादसा हुआ है और 180 लोग इस जहाज़ में सवार थे। तकनीकी खामी की वजह से यह हादसे का शिकार हो गया। 167 लोगों के मारे जाने की खबर की पुष्टि अब हो चुकी है। हालांकि राहत बचाव का काम भी लगातार जारी है और यूक्रेन का दरअसल ये तैयारा था और तेहरान में यह हादसे का शिकार हुआ है। तेहरान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईरान की राजधानी है।